कि एक आदमी जो कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता था, वो सिर्फ इसलिए ऑपरेशन करा लेता है कि उस ऑपरेशन में उसके जो पैसे जाएँगे वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। हम किसी कोई हमें कहे कि हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं और आप अपना शरीर में हमें काटने दीजिए, पेट में चीरा लगाने दीजिए, 2 लाख रुपए देंगे, तो आप करने देंगे? अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सब दर्शकों को उठ रहा होगा, तो करें क्या? वो बता दीजिए। आप मेरी बात को बहुत आसानी से सुनिएगा और सबको समझ में आएगा। मैं बहुत सिंपली मेथड पहले एक बता रहा हूँ और फिर आप समझेंगे कि आपके डॉक्टर आपका घर में बैठा हुआ है। सखा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है होलसम टेल्स में एक बार और। आपका जो पहला वीडियो हमने आपके साथ किया, साक्षात्कार आपके साथ किया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने उसको बहुत सराहा। लंबा वीडियो था लेकिन जैसा आपने सजेस्ट किया था कि वो एक पूरा पर्सपेक्टिव देना, पूरा एक नॉलेज देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग समझ सकें कि आखिर दिक्कत कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे आपने जो पद्धति डेवलप की है सखा वेलनेस के अंडर में, जो आप लोगों को देते हैं, वो कैसे लोगों को बेनिफिट कर सकती है और करती है। जी। तो बहुत अच्छा वीडियो रहा। आज के जो इस सेशन में मैं आपसे जो जानना चाहूंगा वो ये कि आप बीमारियों को किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि बीमारियों का मूल कारण क्या है और किस तरह से घर में बैठे हुए लोग अपने कुछ जो आपको लगता है कोई ऐसे टिप्स जो आप उनको देना चाहें जिससे वो अपने आप को थोड़ा ठीक कर सके, रिलीफ ले सके, खासकर जैसे मेंटल जो इश्यूज हैं आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके रिलेटेड आपके क्या सुझाव हैं, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी। अशोक जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें दोबारा बातचीत का मौका दिया और मेरी एक दिली इच्छा रहती है कि मैं जितना अपनी इन्फॉर्मेशन है लोगों को शेयर कर सकूं, क्योंकि ज़िंदगी एक इस पड़ाव पे है जहां महसूस होता है कि मैं एक पके आम की तरह हूं, उसे जितने लोग खा सकें उतना ही बेहतर है। तो मेरे अनुभव ही वो आम हैं, तो वो जितना लोगों को दे सकूं। तो पहली बात तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा मौका दिया और दूसरी बात ये कि मैं सभी दर्शकों से आपके कहना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक आपको देखते हैं, निश्चित ही वो स्वास्थ्य से संबंधित और अपने जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित विषय पे काम करते हैं। मैं उन सब से कहूँगा कि मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन इतना विराट है और शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक लाखों करोड़ों वैज्ञानिक इस पे काम करके अपने लाखों घंटे देने के बावजूद भी पूरा समझ नहीं सके। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि शॉर्ट वीडियोस की उम्मीद मुझसे कृपया करके ना करें। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने में इंटरेस्ट भी दिखाता हूँ और उसका रीज़न ये है कि उस एक्सप्लेनेशन से आपको भी वो समझ में आएगा। मेरा काम नहीं है कि मैं सिर्फ अपने को महान सिद्ध करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। मेरा मकसद है कि आपको वो समझ में आ जाए और जितनी आपकी समझ बढ़ेगी, आपके दर्शकों में जितनी समझ उनकी बढ़ती जाएगी, उतने ही आगे समय में मैं कम शब्दों में बात करूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर में रहने वाले लोगों से कम बात करनी पड़ती है क्योंकि वो समझ गए होते हैं। तो हाँ, आपका परिवार है ये, उस परिवार में मैं चाहूंगा कि वो मुझे थोड़ा समझने के लिए वक्त दें। तो पहले मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज मेरी बात को मतलब शॉर्ट में ना सुने, पूरी सुने, क्योंकि आगे पीछे कभी-कभी जो है वो सार की बात निकल के आती है। तो अब हम बात शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न था कि मेरी दृष्टि में मैं स्वास्थ्य को, शरीर को किस ढंग से देखता हूँ और मानसिक रोगों के संबंध में मैं लोगों को क्या सलाहें दे सकता हूँ जिसमें घर बैठे उनको लाभ हो। तो देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आज तक एक भूल हम करते आए हैं और वो भूल ये करते आए हैं कि हमने अपने शरीर को ही टुकड़ों में बांट दिया है। पूरी मनुष्य जाति के साथ एक बहुत दुर्घटना ये हुई कि उसको कपड़े पहनने पड़े और उस कपड़े पहनने में उसके शरीर के अलग-अलग, हम मतलब कहते हैं ना कि नीचे के कपड़े अलग, ऊपर के कपड़े अलग, हम अपने शरीर को खंड-खंड करना शुरू कर दिए। और आज दिक्कत ये है कि किसी को अगर पेट का दर्द है, वो बोलता है मुझे पेट दर्द की शिकायत है, मुझे कान दर्द की शिकायत है, मुझे आँखों की शिकायत है, मुझे नाक दर्द की शिकायत है, मुझे दाँत दर्द की शिकायत है, मुझे किडनी की शिकायत है, मुझे लीवर की शिकायत है। लेकिन कॉमन फैक्टर है शिकायत। इन सब में कॉमन फैक्टर है शिकायत। तो मेरा अपना ये मानना है और शुरू से ही मैं ऐसा देखता हूं, हमारे अगर हम शरीर की पूरी बात करें तो शरीर के अंदर इतना कुछ है कि हमें पता नहीं, लेकिन हम दूर से देखते हैं तो हमें शरीर पूरा दिखाई देता है। हमें 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 हमारी किडनी और हमारे और अंग नहीं दिखाई देते, पूरा शरीर दिखाई देता है। और अगर हम इसको
अगर जूम लेंस लगा के जैसे बैक जाएं तो गूगल मैप पे देखें तो हम एक दिल्ली शहर को देख सकते हैं, तो उसमें हमें लोग नहीं दिखाई देंगे, दिल्ली दिखाई देगा। और हम थोड़ा डीप चले जाएं तो हमें दिल्ली भी नहीं दिखाई देगा, इंडिया दिखाई देगा। और हम डीप चले जाएं तो पूरा वर्ल्ड दिखाई देगा, हमें लोग तो दिखाई ही नहीं देंगे उसमें कहाँ क्या है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वहां लोग नहीं, लोग हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है, होल यूनिवर्स जो है, वो कनेक्टेड है हमसे। जैसे बाहर की ऑक्सीजन जो है वो हमसे कनेक्टेड है, हम उसे अपने से कैसे जुदा कर सकते हैं। भारत सूरज की रोशनी है वो हमसे कनेक्टेड है, अगर सूरज वहां ठंडा हो जाए हम यहां ठंडे हो जाएंगे। तो जितने भी दर्शक आपके देखते हैं उन्हें सबसे पहले बात मान लेनी चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी एक एक संयंत्र है। और जब हम किसी एक जगह ही देखते हैं कि कोई बीमारी है, तो हम इलाज भी उसका उसी जगह से देखते हैं। वैज्ञानिकों की खोजों में डॉक्टरों ने जो की है उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने देखा कि हार्ट में कोई दिक्कत आई, तो उन्होंने हार्ट पे मशीन लगा के हार्ट का टेस्ट करके हार्ट को ही कंसंट्रेट करके और हार्ट की प्रॉब्लम देख ली। अब हार्ट की प्रॉब्लम देखते वक्त उन्होंने कहा कि ये आदमी थोड़ा पानी कम पीता है, अगर पानी थोड़ा बढ़ा दे तो मामला ठीक हो जाएगा। अब उसने पानी बढ़ा दिया, अब पानी बढ़ाया तो किडनी पे लोड पड़ गया, तो किडनी पे लोड पड़ गया, तो अब वो किडनी की प्रॉब्लम को देखेगा। अब वो किडनी की प्रॉब्लम को देखेगा तो उसकी किडनी की प्रॉब्लम को वो उस तरीके से जो है वो अपने एक्सप्लेन करेगा कि अब वहां ये प्रॉब्लम हो गई। और इसी तरीके से हम पूरा एक तरीके से शरीर को खंड खंड करके एक हिस्सा ठीक करते हैं, दूसरा परेशान हो जाता है, दूसरा ठीक करते हैं, तीसरा परेशान हो जाता है। हम एक बार कहते हैं कि हमारे पिताजी कहा करते थे, यदि एक बार बैंक से लोन ले लिया तो बैंकों में लाइन लग गई तुम्हारी, फिर तुम जाते रहोगे। यदि तुमने एक बार कोई केस हो गया, कचहरी में घुस गए, तो तुम्हें वकील ऐसे उलझाएंगे कि फिर केसों से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और यही है डॉक्टर में, अगर तुमने एक डॉक्टर रख लिया और एक डॉक्टर से तुमने सलाह लेनी शुरू की, तो कुछ दिनों बाद जो है वो डॉक्टर तुम्हें घेर लेगा। और आज के दौर में एक और दिक्कत है जो मैं देखता हूं, जिसकी आप सब मित्रों से मैं बात करना चाहूंगा। आज के दौर में एक दिक्कत यह है कि हम सब ने बीमे करा रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे हैं। उस हेल्थ इंश्योरेंस का परिणाम ये होता है कि एक आदमी जो कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता था, वो सिर्फ इसलिए ऑपरेशन करा लेता है कि उस ऑपरेशन में उसके जो पैसे जाएंगे वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। और वो ये भूल जाता है कि वो अपने शरीर को कितना परेशान कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि भुगतान कोई और करेगा। हम किसी कोई हमें कहे कि हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं और आप अपना शरीर में हमें काटने दीजिए, पेट में चीरा लगाने दीजिए, 2 लाख रुपए देंगे, तो आप करने देंगे? नहीं करने देंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमने 20,000 सालाना दिए हैं तो हमें 2 लाख मिल रहे हैं, तो हमने 1,80,000 का फायदा ले लिया। और हम ये भूल गए कि 1,80,000 में वो हमारा पेट काट के चला गया। ये जो सोच है, इस सोच से भी हमें लड़ने की जरूरत है। चिकित्सा के जगत में आप ये देखिए कि आखिर ये हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं, ये एक सरकार से पूछा क्यों नहीं जाता कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने हमारा किया, हम सेहत अपनी ठीक चाहते हैं, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस का भुगतान केवल जो है एलोपैथी को ही क्यों होता है? होम्योपैथिक से अगर हम इलाज कराना चाहें तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं मिलता? हम एक व्यक्ति से एक वेलनेस सेंटर पे जाके मेडिटेशन के माध्यम से ठीक होना चाहें तो हमें उसका पेमेंट क्यों नहीं मिलता? आखिर ये किन्होंने इस तरीके की बातें फैलाई कि केवल और केवल एक ही पैथी को हक है? असल में थोड़ा सा अगर समझें आप बात को, तो एक डॉक्टर भी मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कितने ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि सीजन आ गया। देखिए, एक शब्द है, हम डॉक्टरों को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, भगवान जैसे नजरिया हमने उनका बनाया है। और अगर एक डॉक्टर कह रहा है सीजन आ गया, और अगर एक पिता अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बनाना चाहता है कि ज्यादा धन कमाएगा, तो हमें यह मान लेना पड़ेगा कि ये एक व्यवसायीकरण है, ये एक व्यवसाय है। और जहां व्यवसाय है वहां लालच होगा ही होगा, थोड़ा हो ज्यादा हो, होगा ही होगा। और जहां पे लालच है वहां पे आपको व्यवसायीकरण के कारण
एक थोड़ा-सा मिसगाइड किया ही जाएगा। देखिए, ये स्टेप बाइज़ बात हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां मैं आपको ले चलना चाहता हूं। तो हमारा शरीर जो है वो पूरा एक है, और इस शरीर को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारी किडनी को, हमारी आंतों को, हमारे शरीर का कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट को एनर्जी सप्लाई करने का काम, उसको कौन सा जो है वो प्रोटीन चाहिए कि कैल्शियम चाहिए कि और कोई चीज चाहिए, इन सारे चीजों को देने का काम करता है मस्तिष्क। इन सारी चीजों को देने का काम करता है मस्तिष्क। और इस मस्तिष्क की खूबी ये है कि ये उसमें परफेक्ट है, इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस मस्तिष्क को कोई ज्ञान ना दे। ये मस्तिष्क अपने तरीके से अपने शरीर को संभालने के लिए ही बना है। रात को आप सोते हैं, मच्छर काटता है, सोते सोते आप ऐसा हाथ मारते हैं कि सीधे मच्छर पे जाता मर जाता है। इस शरीर के पास सिक्स सेंस भी है जो सोते पे भी काम करता है। मैं आपको एक घटना बता दूं, उस घटना से आप समझ जाएंगे कि शरीर कितना महान होता है। घटना यह है कि मेरा एक मित्र, दो घटनाएं बताऊंगा, फिर उसको जोड़ के आप शरीर को समझेंगे, दिमाग को समझेंगे, और फिर आप समझेंगे कि आपके डॉक्टर आपका घर में बैठा हुआ है। अब इस डॉक्टर को टेंशन नहीं देनी है, इसलिए ये दो बातें मेरी सुनना जरूरी होगा। पहली बात, मेरा एक मित्र, एक बार, मुझे बहुत साल पुरानी बात है, कि स्कूटर पे लेके जा रहा था, हम पीछे किट पकड़ के बैठे थे, क्रिकेट खेलने जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे, लू चल रही थी, तो क्योंकि हम लोग 20-25 किलोमीटर दूर जगह थी, वहां जाना था, तो हाईवे पे थे, और हमारा मित्र जो चला रहा था वो अचानक झपकी उसे आ गई। और इसका पता तब चला जब दो, सामने से एक गाड़ी आ रही थी और इधर से एक जा रही थी, वो उसके बीच में से अपना स्कूटर निकाल ले गया। और इतना फाइन ट्यून था कि आप सोच नहीं सकते कि अगर एक बाल बराबर भी इधर उधर होता तो एक्सीडेंट श्योर था और हम बचते नहीं। और जब मैंने उसको पीछे से ऐसे किया, मैंने कहा क्या कर रहा है, तो उसने ऐसे करके रिएक्ट किया, सो गए थे, ऐसे करके कि सो गए थे। मैंने कहा सो गए थे। और ये बात मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना बनी, बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा, ये सोए हुए का इससे क्या संबंध है कि सो गया था और ठीक चला रहा था। फिर मुझे एक और घटना घटी, एक व्यक्ति के बारे में पता लगा जो डॉक्टर थे, खुद डॉक्टर थे, सेकंड क्लास ऑफिसर थे। उन्होंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की। वो मेरे मित्र थे, उन्होंने ये घटना बताई कि उन्होंने सुसाइड किया, तो उन्होंने पंखे में अपना फंदा डाला, स्टूल पे खड़े हुए और अपने पैरों में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगा लिए, और एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगा के अपने को बेहोश किया, और फिर उसके बाद जो है वो स्टूल उन्होंने गिरा दिया। उन्होंने अपने तरीके से जो भी डोज ली होगी, वो उन्हें पता होगा कि क्या डोज लेनी है। उसके बाद वो बताते हैं कि उस घटना के 5-6 घंटे बाद उन्होंने अपने आप को पाया बिस्तर पे लेटे हुए थे और पत्नी उनके पास थी। वो सरप्राइज हुए कि ऐसे कैसे हुआ, मैं बचा कैसे, क्योंकि घर वाले तो बाहर थे, घर में लॉक था, अकेले थे वो। तो बाद में उन्होंने पत्नी से पूछा कि तुम कब आए, तो उन्होंने, पत्नी ने जो टाइम बताया कि हम इस वक्त आए और हमने आपको लटके देखा, वो टाइम उनके सुसाइड करने के टाइम से 2 घंटे बाद का टाइम था। 2 घंटे तक वो लटके रहे। तो उनकी पत्नी से उन्होंने पूछा कि मैं कैसे लटका था, तो उन्होंने कहा आपने हाथ से ऐसे पकड़ रखी थी, रस्सी पकड़ रखी थी। अब तो ये बहुत हैरानी की बात हुई कि मतलब उन्होंने खुद सुसाइड किया, रस्सी पकड़ के लटक गए, तो अब रस्सी पकड़ के बच सकता है, ये हैरानी नहीं लगेगी। लेकिन कौन था जिसने बेहोशी में रस्सी पकड़ने का आदेश दिया? कौन था जो स्कूटर चलाते वक्त सो जाने पे भी फाइन ट्यून करके निकाल ले गया? इसके बारे में तब पता लगता है जब आप एनेस्थीसिया के बारे में जानते हैं। एनेस्थीसिया जब किसी को दिया जाता है तो असल में शरीर को बेहोश नहीं किया जाता है। बेहोश शब्द अलग है और एनेस्थीसिया की बेहोशी अलग है। एनेस्थीसिया में चेतना जागृत रहती है, और एनेस्थीसिया में अगर किसी वजह से डॉक्टर कुछ गलत ऑपरेशन करने लगे
तो शरीर रिएक्ट करता है। एक तरीके से डॉक्टर का मित्र है एनेस्थीसिया। वो डॉक्टर को बताता है कि तुम ऑपरेशन गलत कर रहे हो, इस नस को काट देने से मैं मर जाऊंगा, ये शरीर मर सकता है अगर ये नस तुमने काट दी। तो वो रिएक्ट करके बता देता है डॉक्टर को, और जहां सही काम कर रहे हैं वहां डॉक्टर को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब आप देखिए कि ये मुझे जो इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर से ही मिली कि ऐसा होता है, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा इसका मतलब है कि कोई चीज है जो हमारे शरीर के ऊपर से हमें सहयोग दे रही है। जैसे मैंने कहा मच्छर काटते वक्त रात को उसको मार देना, जैसे कि एक बच्चा रात को मां के पास सोता है तो बच्चा गिरने को ही होता है, मां उसे एकदम साइड कर लेती है। मां की कॉन्शियस बच्चे से जुड़ी होती है, वो एकदम उसको साइड कर लेती है। तो मैंने ये जब महसूस किया, इन बातों को बहुत सुना, तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा मित्र हमारा हमारा मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के पीछे चेतना। अब आखिर इतना अच्छा जब हमारा मित्र है, तो हमारे शरीर में बीमारियां क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी अब हम बात करेंगे। उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, आज की तारीख में ऐसे हजारों लोग अपने तरीके की आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि शरीर के कौन से पार्ट को कैसे संभालना चाहिए, कि पेट साफ रखने के लिए ये खाना चाहिए, हार्ट को अच्छा करने के लिए ये करना चाहिए। और मैं उनकी इंफॉर्मेशन पे कोई संदेह नहीं उठाना चाहता। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी इंफॉर्मेशन गलत है, उनकी इंफॉर्मेशन ठीक है, मैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि हमें गॉड ने भी एक इंफॉर्मेशन दी है हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने की। क्या हमें वो इंफॉर्मेशन पता है? अब वो इंफॉर्मेशन आप थोड़ा समझिए। देखिए, हमारी जुबान के पास सेंसर लगे हैं जिसमें उसे पता चलता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे जुबान के पास सेंसर है कि मीठा खाना चाहिए, खट्टा खाना चाहिए, कड़वा खाना चाहिए, और वक्त वक्त पे ये सेंसर अलग अलग तरीके की मांग करते हैं। क्या हम उनकी मांग के अनुरूप भोजन लेते हैं, या हम अपना भोजन सोच के कुछ उन पे थोप देते हैं? हमारे कान के पास सेंसर लगे हैं कि कौन सी आवाजें कान में जानी चाहिए और कौन सी आवाजों पे बंद कर लेना चाहिए। हमारे नाक के पास सेंसर लगे हैं कि कौन सी खुशबुएं अंदर आनी देनी चाहिए और कौन सी ऐसी गैसें हैं जो आपकी गंध खतरनाक रूप में अंदर जाती है, तो नाक भी कहती बंद कर लो, क्योंकि वो गैसेज अंदर नुकसान पहुंचाएंगी। इवन कि हमारे आंखों के पास कलर थेरेपी की पूरी नॉलेज है कि कौन से कलर देख के वो अच्छा फील करता है और कौन से कलर देख के उसको इरिटेशन होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जितने सेंसर हैं, चाहे नाक के हों, चाहे आंख के, चाहे कान के, चाहे जुबान के, और चाहे स्किन के, ये पांचों जो इंद्रियां हैं हमारी, इन इंद्रियों में इतनी क्वालिटी है, इतनी प्रोग्रामिंग है कि ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होती है। ये हर व्यक्ति की प्रोग्रामिंग से अलग अलग है। यानी कि आपको हमें यह नहीं बताना है कि तुम मीठा खाओ कि खट्टा खाओ, आपको हमें यह बताना है कि शांत बैठ के आप समझो कि आपका शरीर मांग क्या रहा है। देखिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जिस तरीके से घातक होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर के संबंध में हमें हमारे जो द्वारपाल हैं, हमारे सेंसेस, आंख, कान, नाक, मुंह, जितने भी हैं, हमारे सारे सेंसेस पे जो द्वारपाल हैं, क्या हमने वो द्वारपाल रखे हुए हैं या हटा दिए? और उन द्वारपालों को हटाने से हमारे मुंह के माध्यम से, हमारी आंखों के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से, हमारी नाक के माध्यम से ऐसी चीजें प्रवेश कर रही हैं जिनको मैं एलियन कहूंगा, जिनको मैं बैक्टीरिया कहूंगा। मतलब ये कानों से भी घुस रहे हैं बैक्टीरिया, आंखों से भी घुस रहे हैं, ये नाक से भी घुस रहे हैं, ये मुंह से भी घुस रहे हैं। और ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके कारण आपको मानसिक रोग होते हैं। और ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो किसी भी लैब में पकड़े नहीं जा सकते। और यही वो बैक्टीरिया हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, सामान्य प्रक्रिया में एक शरीर तो बूढ़ा होके मरेगा, ये तो देखिए
पातंजलि का भी शरीर गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा कि आप इनको छोटा बड़ा रूप में आंकें, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपका शरीर अपनी स्वतः उम्र है उसके पार करने के बाद बीमार होगा, और वो बीमारी से मृत्यु भी आएगी। हमारे एक मित्र थे, बुजुर्ग मित्र थे, मुझे अभी भी याद है, वो जब अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे तो एक दिन उनका एक दांत गिरा, तो उन्होंने कहा कि आज एक ईंट खसक गई, इमारत कमजोर हो रही है। और फिर एक दिन वो जो एक नाला था उनके घर के पास में जिसे वो रोज कूद के पार करते थे, उसे कूदते वक्त उनके पैर डगमगाए, तो उन्होंने कहा अब बुढ़ापा आ गया। देखिए, मैं ये उनकी बात क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये है सेंसिटिविटी, ये संवेदनशीलता हमने खो दी। अपने शरीर के साथ मैत्री हमने बंद कर दी। हम बाहर की दुनिया की मैत्री और बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन और बाहर की दुनिया को पाने और उसमें अपने को खो देने में इतने व्यस्त हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। एक और एग्जाम्पल दूंगा, बहुत से मित्रों को समझ में आएगा, मजाक का मतलब एक तरीके से उदाहरण है, लेकिन बहुत सटीक उदाहरण है, और यही उदाहरण वो है आपको जो अवेक करेंगे। मैं आपको इस समय अपनी बातों से ज्यादा आपको अवेक करने के लिए कहानियां सुना रहा हूं। मेरा एक मित्र, अभी मैं 3 साल पहले अपने शहर गया हुआ था, तो एक बहुत पुराना मित्र मुझे मिला। तो एक जगह एक, वो बोलते हैं कि कुलचे का और उसका एक स्टॉल सा था, तो मैं वहां पे कुछ लेने गया था, बच्चों ने बोला, तो उसके पीछे थोड़ी सी जगह थी जहां पे बैठ के वो, मतलब आप समझ सकते हैं कि मदरा पान अपना कर रहा था। तो वो छोटी जगहों पे, छोटे शहरों में होती हैं ऐसी जगहें कि ठेले के पीछे बैठे हुए अपना शाम के वक्त और चल रहा। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, अरे बोला, अरे शशांक कहाँ? तो मैं पहुंच गया उसके साथ बातचीत करने। मैंने कहा और क्या चल रहा है? कह लेंगे सब बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तुम रोज का इंतजाम है तुम्हारा? अरे बोले हाँ रोज का इंतजाम है। तो मैंने कहा कि क्यों? अरे कहने लगे यार बहुत थक जाते हैं यार, बहुत काम होता है दुकान का, तो शाम को अपना 1 घंटे एंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि थक क्यों जाते हो? तो कहने लगा यार ओवरलोडिंग हो जाती है। तो हमने कहा जल्दी बंद कर दिया करो दुकान, 6 बजे बंद कर दिया करो, तुम क्यों 9 बजे बंद करते हो? उसने कहा यार 3 घंटे वो थोड़ा सा ज्यादा कमाई हो जाती है फिर। तो हमने कहा कितना ज्यादा कमा लेते हो? तो उसने कहा लगभग 1,000 रुपए तो बन जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा काम करने से। हमने कहा ये खर्चा? तो बोला कि यार ये भी 400-500 रुपए का तो हो ही जाता है। तो हमने कहा एक तरफ खर्चा कर रहे हो, दूसरी तरफ कमा रहे हो, और फिर समय भी व्यर्थ जा रहा है, तो कर क्या रहे हो? कहने का यार अगर कैलकुलेशन की बात करो तो 1,000 कमाते हैं, 500 खर्चा कर दिए तो 500 बचे। तो हमने कहा इस 500 को इकट्ठा रखो, जब तुम्हारी किडनी फेल होगी तो काम आएगा। देखिए मित्र है, मित्र को भी इस ढंग से मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मुझे उससे नाराजगी है, इसका मतलब है मैं उसका मित्र हूं, और मित्र के ढंग से समझा रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो। सच बात तो यह है, हम ओवरलोड अपने शरीर पे डाल रहे हैं, हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं हर तरफ से, कुछ थोड़े से पैसों के लिए, और फिर उससे मिलने वाले तनाव को दूर करने के लिए उन्हीं पैसों का सहारा ले रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत ढंग है जीवन को जीने का। तो अशोक जी, पहली बात तो आपके दर्शकों को भी समझ में आई होगी, आपको भी, कि आपको समझ लेना है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरे शरीर को संभालने योग्य है। उसको, आपके लिए मस्तिष्क को सहयोग देने के लिए आपको 5 इंद्रियों का सहयोग करना है, ताकि आप भोजन मतलब लिमिटेड भेजें। एक लिमिट में गर्दन तक भोजन भर जाता, लोग खाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कितना खा गए। मेरे पिताजी कहा करते थे खाना हमेशा उतना खाओ जितना खाने के बाद तुम्हारे पेट में 2 रोटी की जगह रहे। कितना कितना सहज सी बात कि खाने के बाद भी 2 रोटी की जगह रहे, इतना खाना खाओ। यानी कि अब अगर चक्की में पूरा आटा भर दोगे, गेहूं भर दोगे, तो चक्की भी बंद हो जाती, पीसती नहीं है। तो अगर हम अपने शरीर को इतना गले तक भर के खिला रहे हैं,
तो हम अपने शरीर को कहीं ना कहीं एक पीड़ा में धक्का दे रहे हैं, हमारे वर्कलोड को बढ़ा रहे हैं। अब उस वर्कलोड में मस्तिष्क जिस एनर्जी को उसको भेजना था घुटनों पे, अब उसी वक्त तो आपने खाना ज्यादा खा लिया, तो वही एनर्जी जो है आपके पेट तक जाके रुक जाएगी। घुटना कहेगा हमें तुमने भेजा नहीं, फिर घुटना गुस्सा दिखाएगा और उसको आर्थराइटिस हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा समझने की बात है। तो ये जो चीजें हैं हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, सबसे पहले मस्तिष्क हमारा मित्र है। अगर मस्तिष्क को आपको भी मित्र बनाना है, क्योंकि आपके पास कॉन्शियस है। कॉन्शियस दो तरीके की, एक आत्मा रूपी जो कि मस्तिष्क के पीछे है, और एक चेतना रूपी जो कि आपके पास खुद समझ के रूप में है, जो आप बाहर जगत से लेते हैं। तो आपको चेतना रूपी जो है वो अपनी आत्मा का उपयोग करके आपको अपनी सिर्फ थोड़ी समझ बढ़ानी है। आपको अपने स्वाद की समझ बढ़ानी है, आपको अपनी नाक की खुशबुओं की समझ बढ़ानी है, कान में व्यर्थ जाने वाले शोर की समझ बढ़ानी है, आंखों में जाने वाले व्यर्थ चित्रों की समझ बढ़ानी है। अगर आप ये बढ़ा लेते हैं तो आपके मस्तिष्क पे आप लोड नहीं डाल रहे, और जब आप लोड नहीं डाल रहे तब आप अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र छोड़े हुए हैं उसके अनुरूप काम करने के लिए। देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप जानते होंगे अपने एम्प्लॉय से काम लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वतंत्र छोड़ो, और जितना वो काम कर सकता है उतना ही उससे करवाओ। ओवरलोडिंग आपके खिलाफ ही जाएगी एक दिन। या तो वो आपको काम में छोड़ के भाग जाएगा, और या फिर वो आपको धोखे देगा, या फिर आपसे झूठ बोलना शुरू करेगा, जिसका अंत में परिणाम धोखा ही होगा। तो बाहर के जगत में जो हम एमबीए करके सीखते हैं, तो वही हमारे शरीर के संबंध में हमें एमबीए करने की जरूरत है। तो यहां पे तो बात हो जाती है। अब लोग पूछते हैं कि करें क्या। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सब दर्शकों को उठ रहा होगा, आपको भी उठ रहा होगा, तो करें क्या, वो बता दीजिए। अब यही जो है, आप मेरी बात को बहुत आसानी से सुनिएगा और सबको समझ में आएगा। मैं बहुत सिंपली मेथड पहले एक बता रहा हूं। मतलब ये वो मेथड नहीं है कि आप बीमारियों से ग्रसित हो गए फिर शुरू करें। हाँ, बीमारियों से ग्रसित होकर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा आपकी बॉडी को ठीक करने में। लेकिन आप अगर इसको पहले से करते हैं तो बड़ा मजेदार एक तरीके का आपका जीवन होने वाला है, और साथ साथ आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जिसमें आप बहुत ज्यादा किसी ना भोजन से डरेंगे, ना आप किसी चीज से डरेंगे, ना किसी कर्म से डरेंगे। मैं जो लाइफ स्टाइल बता रहा हूं ये परमात्मा की लाइफ स्टाइल बता रहा हूं, ये मैं किसी पंडित पुरोहित की लाइफ स्टाइल नहीं बता रहा। परमात्मा ने जो हमें दी है वो बता रहा हूं। देखिए, तीन चीजें हमारे मस्तिष्क के साथ, हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। जिनमें से एक भी डिस्टर्ब हो तो तीनों डिस्टर्ब हो जाती हैं। सबसे पहली है सम्यक आहार, दूसरी है सम्यक श्रम, और तीसरी है सम्यक निद्रा। अब ये तीन चीजें, सम्यक शब्द मैंने इसमें लगाया। सम्यक का अर्थ होता है ना अति और ना बिल्कुल ना करना, इसके बीच की स्थिति। तो सम्यक आहार से शुरू करते हैं। सम्यक आहार एक ऐसी चीज है कि आप भोजन लीजिए, आप भोजन के साथ थोड़ी मैत्री गांठिए। आपको मैं एक तरकीब बता रहा हूं कि कम भोजन में ज्यादा आप कैसे लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने महसूस किया होगा कि जिस समय कभी को अब शादी बारात में आप जाते हैं, या आप कोई त्योहार होता है, आपके घर में कचौड़ियां पूड़ियां, हिंदू कल्चर में ये होता है, तो कचौड़ियां पूड़ियां पकवान बनते हैं, खूब खुशबुएं घर में आ रही होती हैं, और थाली लग के आती तो मन करता है आज तो मैं 200 पूड़ियां खा जाऊंगा, इतनी इतनी सी तो हैं। लेकिन जब खाने बैठते हैं तो 4-5 से ज्यादा आप नहीं खा पाते। ये गजब की बात है कि ऐसा भोजन आप ज्यादा नहीं खा सकते, स्वादिष्ट भोजन ज्यादा नहीं खा सकते, और खराब भोजन बना हो आप ज्यादा खा लेते हैं। क्यों खाते हैं, उसके पीछे कारण है। खराब भोजन
आपकी सभी इंद्रियां नहीं लेती। खराब भोजन आपका केवल मुंह लेता है। देखिए, एक पढ़ाने वाले टीचर जो पहले पढ़ाया करते थे, उनका एक नियम होता था। आज के समय के बच्चों से और तब में अंतर है। पहले के टीचर जो पढ़ाते थे वो मुंह से बोलते थे, सामने के ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे और आपसे कहते थे आप भी बोलो। तो एक तरीके से ये कहा जाता है, ये अब तो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट हो गए ये, अब तो मनोवैज्ञानिक इस पे काम करते हैं कि जिस काम को करने में जितनी ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, उतना ही आप सेटिस्फाइड होते हैं। यानी कि एक अच्छा भोजन जब बना होता है तो उसकी खुशबुओं में नाक इन्वॉल्व होती है, उसको देखने में आंखें इन्वॉल्व होती हैं, उसको छू के आपके हाथों के सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और जब आप खाते हैं तो आपकी जुबान और आपके मुंह की इंद्रियां सब उसमें शामिल होती हैं। यानी कि 4 इंद्रियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और खाना अच्छा ना बना हो तो फिर आप वही करते हैं, देखा तो फिर टीवी देख रहे हैं और बस चम्मच से और खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने उसको देते हैं। पहले के समय में हाथों से खाना भी एक कला होती थी। और गजब की बात देखिए, अगर इंडियन फूड की बात करें तो इंडियन फूड सभी इस प्रकार के होते हैं कि हाथ से खा के ही आपको अच्छे लगेंगे। और वेस्टर्न फूड आपको कुछ ही होंगे जो हाथ से खाते अच्छे लगेंगे, वरना आपको कांटा छुरी और सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि एक इंद्री तो पहले ही लेस कर दी। तो आप अगर भोजन स्वादिष्ट बना हो या कि ना भी बना हो, तो उसको स्वादिष्ट बनाने का कुछ तरीका होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। भोजन को सामने रखें, थोड़ी देर तक भोजन को निहारें, थोड़ी देर तक भोजन को निहारें। इसको पुराने समय में ऐसे करते थे, प्रणाम करते थे। भोजन की थाली को थोड़ी देर तक देख के प्रणाम, वो भी निहारना है। उसके बाद उसकी खुशबू लेते थे। खुशबू लीजिए, जैसा भी हो, हर खाने की खुशबू होती है, उसकी खुशबू लीजिए। खुशबू लेने के बाद उसे प्यार से एक एक कौरा तोड़ के आप खाइए। तो अब जैसे मैं अपनी कहूं, मैं बिल्कुल सामान्य कदकाठी का हूं। मेरी 6 फीट हाइट है और मेरा वेट पूरा 72 kg है। इसमें कोई मैं प्लान नहीं करता। मैंने तो जब अभी मशीनें शीनें आती कहीं तो मैं ले लिया, वरना मुझे लेने की भी जरूरत नहीं। वेट मेरा हमेशा सदाबहार एक जैसा रहता हूं। और अगर मुझे सदाबहार एक जैसा रहना है तो बस मुझे इतना करना पड़ता है कि लिसन टू बॉडी रहता हूं। मुझे अगर भोजन ये लगा कि ये थाली में आया है तो किसी ग्रंथ के कारण मैं उसे खाऊंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मैं कहीं मेहमान हूं तो उस थाली में जो आएगा मैं खाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपने घर पे हूं तो ये मेरा नियम है कि यदि थाली में कोई ऐसा भोजन आया है जो मेरे को रुचिकर नहीं लग रहा है और लोगों को रुचिकर लग रहा है, तो मैं मना कर देता हूं कि भोजन मैं नहीं लूंगा। फिर उसके बदले में मैं कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे अपने अपनी हैं। और शायद देखिए, आपके चैनल पे बैठ रहा हूं तो बहुत से लोग बहुत से नियमों का पालन करने वाले हैं, तो मेरी बात को अनुचित मत लीजिएगा या मुझे प्लीज भ्रष्ट तो बिल्कुल मत बोलिएगा। मेरा यह है कि मैं दूसरे को परेशान भी नहीं करता, तो मैं ऐसे में बहुत सिंपली कहता हूं, बेटा मेरे लिए खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बना दो, बहुत आसानी से बन जाती है। खिचड़ी बनाओ, दूध डाल के खा गया। भाई कुछ नहीं है, आप मुझे चाय बना दो, मैं ब्रेड डुबो के खा जाता हूं। बच्चों की तरह मुझे वो चम्मच से ब्रेड खाना आज भी बहुत पसंद है। मैं आज भी, कुछ नहीं हो बेटा, दूध दे दो, 2 बिस्कुट दे दो। और भी कुछ ना हो तो मेरे घर में हमेशा कुछ बिस्किट, कुकीज वगैरह, कुछ नमकीन वगैरह या कुछ चिक्कीज वगैरह रखी रहती हैं, मैं वो खा लेता हूं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मैं जो कह रहा हूं इसके कारण आपके घरों में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए कि कल को स्वामी जी ने कहा था नहीं खाना है तो अब तू बनाएगी कैसे नहीं मेरे लिए दूसरा, वो नहीं मैं कह रहा हूं। आप इस तरीके का सलूक नहीं करें, क्योंकि आपके लिए जब मैंने कहा कि शरीर में सब चीजें आपके आपके लिए हैं,
उसी तरीके से आपका परिवार भी आपके शरीर के लिए उपयोगी है। अगर आप परिवार में कलेश पैदा करते हैं तो वो भी आपकी बीमारियों की जड़ है। परिवार के कलेश से जो व्यक्ति नहीं बच सकता वो भी बीमार रहेगा, और जिन घरों में कलेश ज्यादा होता वहां बीमारियां ज्यादा होती। और कलेश का सबसे बड़ा कारण भोजन ही होता है। ये भी बात ध्यान रखिए, कलेश का कारण दो ही चीजें हैं, भोजन और सफाई। वो चाहे बर्तनों की हो, और चाहे बिस्तर की हो, और चाहे कपड़ों की हो। तो पहली चीज सम्यक आहार, मैंने जो बात कर रहा था, पहला विषय सम्यक आहार। तो सम्यक आहार में भोजन को लें आप इस ढंग से, और कभी भी इतना ना खाएं कि आपके लिए ओवर हो जाए। मतलब आप दिन में 10 टाइम खाएं, खाना चल जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन 2 टाइम पेट भर के वो गले तक खाएं, ये नहीं चलेगा। और ऐसा करने वाले भी कुछ लोग होते हैं जो स्वस्थ रहते हैं, वो कहेंगे हम तो करते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो लोग होंगे जिनका श्रम अधिक होगा, जो थोड़े मजदूर प्रवृत्ति के होंगे, या उनके काम में शारीरिक श्रम अधिक होता होगा। ऐसे में तो उनका चल सकता है, क्योंकि उनका एक आदत पड़ गई है। तो आप अपनी आदत को मेरी वजह से मत बदलिए। मैं तो उन 95% लोगों के लिए बात ज्यादा कर रहा हूं जो आज के दौर में लाइफ स्टाइल में श्रम भूल चुके हैं, भोजन के साथ कैसे जुड़ना है वो भूल चुके हैं। तो सम्यक आहार का अर्थ होता है जो शरीर पे खा के भारी ना हो, और जो शरीर को खा के भूख ना लगे। सम्यक आहार। तो पहला सम्यक आहार। सम्यक आहार के साथ दूसरी चीज है सम्यक श्रम। सम्यक श्रम में आ जाता है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि कुछ इतने लेजी हो गए हैं कि वो कुछ करते ही नहीं, दिन भर पड़े रहते हैं, और अपने घर में वो मशीन लगवा लेते हैं, साइकिल चलाएंगे। अरे भाई, घर में इतना काम होता है, थोड़ा पोंछा लगा लो, थोड़ा अपना गिलास का इधर से उधर कर लो। अगर तुम्हारी 2-3 मंजिल का मकान है तो सीढ़ी से नीचे उतर लो 10 बार, 2 4 6 बार। थोड़ा घर वालों से भी मिल लो। एक ही फ्लोर पे बैठे बैठे कब तक जीवन जियोगे? थोड़ा टहल आओ नीचे तक। मेरे साथ भी होता है, मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, बाकी परिवार नीचे है, तो मैं अब मुझे तो काम ज्यादा करने नहीं देते बच्चे, मुझे कोई श्रम नहीं करने देते, लेकिन फिर भी मैं इतना श्रम करता हूं अपना शरीर को चलाने का, जिससे मेरा काम भी होता है छोटा छोटा, और साथ साथ मैं फिट भी रहता हूं। तो सम्यक श्रम का अर्थ भी यही होता है कि जिसे करने के बाद थकान ना फील हो, और जिसे कम करके लेजीनेस भी ना लगे। शरीर अगर लेजीनेस फील कर रहा है या थकान फील कर रहा है, तो इसका मतलब है आप सम्यक श्रम की भी जो है वो आप पैरामीटर को तोड़ रहे हैं। अगर ज्यादा शरीर थक जाएगा तो भी आपको दिक्कत होगी, और शरीर अगर बिल्कुल नहीं थकेगा तो भी दिक्कत होगी। इसलिए सम्यक श्रम सबको समझना पड़ेगा अपने हिसाब से। उसके लिए बहुत ज्यादा नियम नहीं है, सिर्फ ये कि अपने शरीर को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दो। एक्सरसाइज का मतलब जिम वाली नहीं कह रहा हूं, वो नुकसानदेह है। जिम वाली एक्सरसाइज बहुत नुकसानदेह है, ये भी बताऊंगा किसी वक्त अगर आगे बातचीत होगी। तो सिंपली अपने घर के काम करके, अपना ही सब कुछ करके आप कर सकते हैं। अपने शरीर को, कई ऐसी मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं में बैठ के भी अगर आप बैठते हैं तो एक शरीर की एक्सरसाइज होती है, जिसमें एक मुद्रा है वज्रासन। आप वज्रासन का एक फोटो डाल दीजिएगा, वो जो नमाज पढ़ते वक्त जैसे मुस्लिम बैठते हैं, वो वज्रासन की एक होती है कि जिसमें पैर आप मोड़ के ऐसे बैठे। सच कहें, अगर ऐसे पैर मोड़ के आप बैठते हैं, दिन में आधा घंटा भी बैठते हैं, 15-20 मिनट भी बैठते हैं, तो आप बैठे बैठे टीवी ही भले क्यों ना देख रहे हो, लेकिन आपका शरीर एक एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो शरीर के साथ श्रम में जुड़ी हुई हैं। तो सम्यक आहार, सम्यक श्रम। अब एक चीज होती है सम्यक निद्रा। मैं आपको सम्यक निद्रा में एक ही चीज बता सकता हूं, बहुत प्यारी सी। यदि आपने ये 2 नियम सही से पालन कर लिए तो सम्यक निद्रा अपने आप आती है। मतलब निद्रा को कुछ नहीं चाहिए। शरीर थका हुआ हो, सोने में बेचैनी होती है। शरीर बिल्कुल ना थका हुआ हो तो भी सोने में बेचैनी होती है। शरीर में ज्यादा खाना भरा हुआ हो तब भी नींद नहीं आती,
और शरीर में भूख लग रही हो, कम हो, तो भी नींद नहीं आती। इन दो सम्यक आहार और सम्यक श्रम का सही से पालन करने पे तीसरी चीज स्वतः मिलती है। लेकिन फिर भी हमें बिस्तर के संबंध में भी कुछ बातें जान लेनी है, क्योंकि नींद का संबंध केवल शरीर से नहीं है, नींद का संबंध उस कमरे से भी है जिसमें आप रहते हैं और उस बिस्तर से भी है जिस पे आप सोते हैं। बिस्तर जितना हो सके आपका साफ होना चाहिए। बिस्तर पे जितना हो सके एक या दो कलर की ही चादर होनी चाहिए। ज्यादातर लोग वो रंग बिरंगी और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब पैदा करने वाली कलर्स लेके और वो करते हैं, वो अच्छा नहीं है। बहुत हल्के कोई रंग की चादर होनी चाहिए, क्योंकि निद्रा में आपकी चेतना आकाश में विचरण करती है इस तरीके से। तो जब चेतना को आकाश में विचरण कराना है तो वो आकाश बहुत भरा हुआ तो नहीं होना चाहिए। मतलब यहां तक कि प्रयोग हुए हैं कि आपके बेडशीट को देख के बताया जा सकता है कि आपको सपने किस प्रकार के आएंगे। मतलब बेडशीट को देख के बताया जा सकता है कि सपने किस प्रकार के आएंगे। आपके कमरे में ज्यादा सामान भरा हो तो ये बताया जा सकता है कि आपकी नींद में डिस्टरबेंस होगा। कमरा जितना हो सके खाली खाली सा होना चाहिए। लेकिन आज के कल्चर में ऐसा हो गया, हम कल भी चर्चा कर रहे थे अपने घर में भी, कि एक तरफ बिस्तर है और दूसरी तरफ पड़ोस में जो है वो अलमीरा है। मतलब लोग अपने बेड से पैर उतारा और अलमीरा खसका दी। अब आप सोचिए अलमीरा में कितना तनाव भरा हुआ है, और वो तनाव आपके कमरे में है और उसी में आप भी सोते हो, तो ये तनाव आप लोगे। तो ये भी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। तो उसके लिए कुछ सिंपल सिंपल सी जो मैंने कहा, एक तो बिस्तर, आप एक बेडशीट तो कर ही सकते हैं यार। मैं आपको बताऊं, बेडशीट अगर आप जाके थोड़ी सी वो बुद्ध बाजार टाइप की मार्केट होती है, गरीब से गरीब इंसान भी जाके वहां पे भी 70 80 100 रुपए तक की बढ़िया सी बेडशीट आपको मिल सकती है। और मैं आपको बताऊं, बुद्ध बाजार की मार्केटों में जाके आपको ऐसी बेडशीट मिलेंगी जो प्योर कॉटन की होंगी। एक जमाना था सन्यासी के दौर में, मैं एक बेडशीट जब खरीदता था तो मुझे कॉटन अच्छा लगता था शरीर में। अच्छा कॉटन खादी का भी बहुत महंगा आता है, तो और सॉफ्ट कॉटन चाहिए होता था, तो मैं उस समय बेडशीट खरीद लाता था। 40 रुपए की बेडशीट मिलती थी, डबल बेड की। ये मैं बात बता रहा हूं सन 2000 2001 2 3 4 5 6 तक। तो 40 रुपए की बेडशीट लाता था, उसमें एक जो है वो पैजामा कुर्ता निकल आता था बहुत अच्छे ढंग से, और उसकी बनवाई हमारे शहर में 60 रुपए जाती थी। यानी कि 100 रुपए में मैं फर्स्ट क्लास जो है वो पैजामा कुर्ता पहनता था, और वो भी कॉटन का, और प्योर कॉटन। मैं ये इसलिए बातें कह रहा हूं कि इससे आप मुझे थोड़ा अपने जैसा समझ पाएंगे, अपने जैसा समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई वही एसी में बैठ के देसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देसी से गुजर के ही एसी में भी रह के बात कर रहा हूं। हर तरीके की चीजों को मैंने जाना समझा है। देखिए, अनुभवों के लिए उम्र भी चाहिए और अनुभवों के लिए कई तरीके के जीवन के उलझाव भी चाहिए। तो मैं गुजरा हूं उन चीजों से। मैं शारीरिक पीड़ाओं को भी मैंने जाना है, समझा है, और उनके साथ मैत्री करके कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है वो भी कला जानी है। लेकिन साथ साथ मैं ये जानता हूं, मैं हर एक को अपने जैसी सलाह दूंगा वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हर शरीर अलग है। हर शरीर अलग है, और हर शरीर अलग है, हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका अलग है, खान पान अलग है, परिवार अलग है, होने वाले विवाद भिन्न हैं। तो निश्चित ही बहुत ज्यादा भिन्नता है हमारे शरीरों में। तो इसीलिए जब सखा वेलनेस में कोई इलाज के लिए आता है तो हम पूरा उसकी फॉर्म स्टडी करते हैं ताकि उसको पूरा समझ सकें और इलाज करें। तो ये तीन चीजें जो मैंने बताई, सम्यक आहार, सम्यक श्रम और सम्यक निद्रा। निद्रा में एक चीज और बताना चाहूंगा, आप बिस्तर पे लेट के एक प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए एक प्रयोग है। आप बिस्तर में पहली बात जाने से पहले आप अपने हाथों को कोहनी तक, आपके पैरों को घुटने तक और चेहरे को, इन तीन स्थान को तो कम से कम धोना चाहिए। इसको वजू बोलते हैं मुस्लिमों में। जो नमाज से पहले करते हैं कि वो थोड़ा वजू कर लेते हैं,
हम उसको वजू शब्द देंगे तो कुछ लोग कहेंगे हम तो मुस्लिम वाली नहीं करेंगे कल्चर नहीं, हम बता रहे हैं समझाने के लिए। आप घुटनों तक पैर धो सकते हैं, आप जो है हाथ घुटनों तक कोहनी तक धो सकते हैं, चेहरा धो सकते हैं। एक काम अगर आप ये कर लें, और दूसरा जाके बिस्तर पे लेट के मोबाइल को थोड़ी सी तिजानदली दें, और यदि आप किसी भी आसन में लेटते हैं, चाहे शव आसन में लेटें, चाहे आप किसी भी तरीके से, तो आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, आंखें बंद करके और अंधकार में झांकने का प्रयोग। आंखें बंद करेंगे तो अंधकार हो जाएगा, बस अंधकार को ही देखें, उसमें ना कोई मंत्र है ना कोई यंत्र है, अंधकार को ही झांकें, और अंधकार को झांकते झांकते आप कब नींद में प्रवेश कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सरल तरकीब है। आप सुबह जब उठें तो फ्रेश उठें, यही पहचान है आपके सम्यक निद्रा की। आप फ्रेश उठें, आप सुस्त ना हो, ये ही पहचान है। और इसके लिए एक चीज और ध्यान रखनी है, आप अपने शरीर में, हर व्यक्ति के शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग वर्क करता है। हमारे शरीर में घड़ी होती है जो निद्रा का टाइम भी जानती है कि किस वक्त जरूर सोना चाहिए। जैसे मेरा है 3 से 5, मेरे लिए 3 से 5 सोना मस्ट है। अगर मैं 24 घंटे में 22 घंटे जगना चाहूं तो 3 से 5 अगर मैं सो जाऊं तो फिर 22 घंटे के लिए फ्रेश हो जाऊंगा। तो ये 2 घंटे हर एक के लिए लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं। अब किसी के 6 से 8 भी होते हैं, किसी के 8 से 10 भी होते हैं, लेकिन हम स्कूलों में जाने के लिए या फिर कुछ खास लोग किसी खास गुरु को या पंथ को मानने के कारण कोई खास समय पे जबरदस्ती उठते हैं। ये एक तरीके का अपने शरीर के साथ ही दुराचार है। हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए, उसके साथ साथ हमें अपने टाइम को भी पहचानना चाहिए। यदि उस टाइम पे आप नींद लेते हैं तो आप बहुत बहुत समझ लीजिए स्वस्थ रहने वाले हैं। उस टाइम पे नींद जरूर लेनी है। अभी पश्चिम में ऐसा होना शुरू हुआ है कि देखिए वो लोग नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। पश्चिम में कुछ ऐसा काम होना शुरू हो गया, उन्होंने कहा कि आदमी के बायोलॉजिकल क्लॉक जब डिफरेंट हैं तो उस बच्चे को हम जबरदस्ती एक ही वक्त में स्कूल क्यों बुलाते हैं। तो वहां पे अब ऐसे क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है कुछ जगहों पे, जहां पे जिस बच्चे का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होगा उसके हिसाब से जो नींद का समय होगा, उस नींद को पार करने के बाद 1 घंटे बाद उसकी क्लास स्टार्ट हो। मतलब यानी कि आप वहां जब जाएंगे तो वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पूछेंगे, वो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे सखा वेलनेस फॉर्म भरवाता है ऐसे ही वो भी फॉर्म भरवाएंगे, और उस फॉर्म से वो पता लगा लेंगे कि आपका क्या है। आने वाले समय में तो हो सकता है कि कोई टेस्ट वगैरह ऐसा निकाला है जिससे पता लग जाए कि आपकी ये सोने का समय क्या है। तो उसके बाद के आपके लिए क्लास की टाइमिंग आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप उस टाइम पे आइए, उस टाइम पे पढ़िए। मैं अभी एक दिन एक देश के बारे में देख रहा था। उस देश में एक स्कूल है और वो स्कूल में सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है। उस स्कूल में सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है। उस एक बच्चे के लिए ही सारे इंतजाम हैं, पूरा पार्क है, सारे क्लासरूम्स हैं, सारे टीचर्स हैं। उस एक बच्चे को वो इतना महत्व देते हैं, और हम सारे बच्चों को एक ही छड़ी से हाँक रहे हैं। तो मैंने जो मुझे शरीर के संबंध में जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, जितना मेरे जीवन के अनुभव से मैंने जाना पाया, आप मेरे परिवार में कभी सखा परिवार जिसको हम बोलते हैं कभी आएंगे या रहेंगे, और जो रहते हैं वो एक चीज से हैरान होते हैं, हमारे यहाँ खाने की कोई टाइमिंग नहीं है, हमारे यहाँ सो के उठने की कोई टाइमिंग नहीं है, और यदि कोई सो रहा है व्यक्ति उसको उठाना अपराध माना जाता है। ये मतलब रूल कह सकते हैं, रूल वैसे है नहीं लेकिन रूल लगेंगे। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे क्विकली समराइज करना चाहूंगा, और समराइज करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सखा जी के साथ कनेक्ट होना चाहें, उनसे कंसल्टेशन लेना चाहें, उनकी टीम से बातचीत करना चाहें,
तो जो नंबर इस टाइम हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यही जो नंबर है, कांटेक्ट डिटेल्स है, वो हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहां से आपको वो जानकारी मिल जाएगी कैसे आप सखा जी से, उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सखा जी, आपने जो ये अभी अभी जो जो जानकारी दी, ये अपने आप में एक बहुत ही सरल नियम है, मैं तो ये कहूंगा, जिसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे परिवर्तन नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे नियम ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। तो जैसा आपने बताया, और यहाँ पे मैं दो दो चीजें, मतलब जो मेरी जो समझ आई जो मेरे को, और उसमें आप करेक्ट करें अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, तो वो ये कि एक तो बैलेंस शरीर जो है वो हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने बताया, बैलेंस्ड फूड, जो बैलेंस्ड होना चाहिए फूड के अंदर। दूसरा, श्रम के अंदर की जो हम जितना हम वर्क करते हैं, हम कई बार कहते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए, बट वो बैलेंस्ड वर्क या बैलेंस्ड परिश्रम जो करना चाहिए। तीसरा जो है, वो दोनों ये चीजें जो है बैलेंस्ड है, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो भी बैलेंस्ड होगा। उसके लिए भी हालांकि आपने उसके एडिशनल टिप्स बताए, जो कि मेरे को एक्चुअली आई ओपनर लगा वो। खासकर जो आपने ये बताया कि बेडशीट का कलर या जो क्लटर जो रूम के अंदर रहता है, कैसे वो प्रभाव डाल सकता है, मैं समझ सकता हूँ। मतलब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, बट मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि आजकल जिस तरह का जीवन है, जिस तरह हम लोग फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं खासकर, या घरों में भी रहते हैं, तो हम अपने बेडरूम के अंदर इतना कुछ भर लेते हैं। कई सामान तो ऐसा ऐसा पड़ा रहता है कि जिसको शायद हमने कई महीनों तक भी टच ना किया हो, कुछ को तो शायद साल साल, दो दो साल तक हो जाते हैं। कई बार हम अलमारी खोलते हैं, पता लगता है यार कमरे में भी पड़ी रहती है चीज की, अरे यार इसको तो ये साल भर से पड़ी हुई है, यहीं पे हाथ भी नहीं जी, लगाया। एक छोटी सी चीज जिसमें कहूंगा, थोड़ा सा सभी मित्रों को कुछ मिलेगा। हम लोगों ने दिखावे की जिंदगी इतनी कर ली है कि जहां पे हमारे मेहमान बैठते हैं उसको तो हम साफ सुथरा रखते हैं, उसको हम बहुत क्लीन रखते हैं, और जहां पे हम खुद रहते हैं वहां पे हम पूरी गंदगी वहां की भी उठा लेते हैं कि मेहमान को गंदगी ना दिख जाए, वो भी अपने कमरे में। सच बात तो यह है कि आप, अगर आपके कमरे में कोई ऐसी चीजें आप बढ़ा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूं कि मेहमान के कमरे में बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि मेहमानों की भी एक परीक्षा हो जाएगी कि वो आपको देखते हैं कि आपकी चीजों को देख के आते हैं। तो अच्छे मित्र, अच्छे संबंधी, अच्छे मतलब मेहमान, वो भी एक जरूरी हिस्से हैं, और जो आपको नहीं समझते, आप उनको अपने जीवन में, उनके विचारों में क्यों प्रवेश करें? तो आप आगे करिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आपने बड़े बड़ी 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 सही बात कही, और ये बिल्कुल बिल्कुल सच भी है कि हम शायद चीजों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। चाहे फिर वो हम उसको ये कह दें कि हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल के पीछे ज्यादा भागना शुरू कर दिए, हम उसको ब्लेम कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो हमने जैसे भी हो, कहीं से भी इन्फ्लुएंस हुए हो, हमने अपने जीवन को कहीं ना कहीं पे क्लटर कर लिया सर, है। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट करूंगा, हम लोगों ने वेस्टर्न लाइफ स्टाइल पे बिल्कुल नहीं भागे। ये बात मैं आपको फिर कह दूं, आप कभी वेस्ट के लोगों को देखिए, उनके रूम्स बहुत साफ सुथरे होते हैं। वो अपने लाइफ स्टाइल, अपनी पर्सनल जो उनकी जिंदगी होती है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करने देते किसी को। और यहां तो हम सब दूसरों की पर्सनल जिंदगी में, और दूसरे भी हमारी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल की बात करके अगर हम वेस्टर्न को हम विरोध कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल उस अधूरे ज्ञान की तरह है जिस ज्ञान में हम केवल आधी बात कर रहे हैं। हम डिस्को थिक की बात देख रहे हैं, हम ये बात देख रहे हैं कि शराब पीते हैं, हम ये बात देखते हैं कि अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिर हम ये नहीं देखते कि शराब पीना उस क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आप पानी पीते हैं। उनके लिए गाड़ी जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे लोग संख्या कम है। उनके पास अगर डिस्कोथिक में जा रहे हैं तो सच बात तो यह है कि वो इतने थक गए हैं अपने जीवन से, तनाव मुक्ति के लिए जा रहे हैं। हमारे पास तो फिर भी लोक संगीत होता है। तो वेस्टर्न कल्चर पे हम भाग रहे हैं कोई, और हम उनसे कंपटीशन कर रहे हैं। तो जो मित्र भी वेस्टर्न कल्चर को अच्छा मानते हो या उनसे कंपटीशन में करते हो, या वो इसलिए कि वो करते हैं इसलिए हम करते हैं, तो मैं कहूंगा कि उनके पूरे कल्चर को समझो और पूरा करो।
तब तुम्हें पता लगेगा कि वेस्टर्न कल्चर भी तुमसे बहुत भिन्न नहीं है। तो हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं। हमारे यहाँ 3 मौसम में हमको जो है गर्मी के हिसाब से अलग सेट होना होता है, सर्दी के हिसाब से अलग सेट होना पड़ता है, बरसात के हिसाब से अलग सेट होना पड़ता है। पश्चिम में एक ही मौसम ज्यादातर होता है, ठंड का। वो ठंड के हिसाब से अपने को प्लान करते हैं। उनके कपड़े भी 3 बार उन्हें नहीं खरीदने पड़ते। उनके डेवलपमेंट के उनके कंट्री में ज्यादा पैसा होने के पीछे ये भी कारण है। हम 3 बार अपने घर की प्रिपरेशन करते हैं साल में, वो साल में एक ही बार अपने घर की प्रिपरेशन करते हैं। हम 365 दिन में 70 दिन छुट्टियां मनाते हैं त्योहारों के नाम पे, वो केवल 10 दिन के लिए एक ही त्योहार मनाते हैं। उन्होंने अपने श्रम में वहां के कल्चर की बात आ गई तो कह दूं कि वहां का कल्चर रिच इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने समय को मूल्य दिया। वहां के आप किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लीजिए और 1 घंटे जाइए, और वहां पे जाके अगर डॉक्टर आपको 1 घंटे में आप नहीं पहुंचे टाइम पे तो वो 1 घंटे का अपने पैसे ले लेगा। आप नहीं आए हैं, आपको देने पड़ेंगे। वहां समय की वैल्यू है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग 10 रुपए की चीज खरीदते हैं, 15 की बेचते हैं और सोचते हैं 5 रुपए हमने बेचे, कमा लिए। 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेची 2 घंटे में, और 5 रुपए कमा के हम समझते हैं हम 5 रुपए की कमाई करते हैं। अगर यही पश्चिम में होते तो 2 घंटे के पैसे और जोड़े जाते, कि 10 रुपए की चीज को हमने 2 घंटे में बेचा तो 2 घंटे की वैल्यू हमारी जो है वो 200 रुपए हुई, और 200 प्लस 10 और 5 रुपए और ऊपर से तो 215 रुपए की मिलती। बिल्कुल, आपने आपने ये सही बात बोली कि हम ब्लेम कहीं पे भी डाल सकते हैं, वो हमें सेटिस्फेक्शन दे देता है क्योंकि हमने किसी चीज को ब्लेम कर दिया है अपनी गलतियों के लिए। तो जबकि हमें हमें अपने जीवन में बैलेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो एक चीज और जो आपने बताई आज इस सेशन में कि हमारा शरीर, सबका शरीर अलग अलग तरीके से डिजाइन है और ट्यून्ड है। तो वो जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन जो है उसको वो कंट्रोल करता है, नियमित करता है। और हम इस शरीर को एक एक सिंगल बॉडी की तरह देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसके अलग अलग अंग हैं, और वो कैसे काम करेंगे, किसको कितना क्या न्यूट्रिशन चाहिए, कैसे वो हील होगा, कैसे सही चलेगा, वो दिमाग जानता है। और वो दिमाग को अगर हम सही पोषण दें, जरूरी नहीं पोषण मतलब खाने का पोषण, बट हाँ पोषण मतलब उसको जो सही सही जो इन्वायरमेंट चाहिए, सही जो कंडीशनिंग चाहिए, वो अगर हम दे पाए तो फिर हमें जो है ये प्रॉब्लम जो है किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं 50 साल की जिंदगी में। मैं देखिए फिर वही बात, लोग ऐसी बातें जब कहते हैं तो ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि भगवान की कृपा से। मैं नहीं बोलूंगा ऐसा। मैं ये कहूंगा कि एक संतुलित जीवन जीने की वजह से, और शायद मेरे परिवार का एक माहौल, जो मेरे पिता का माहौल खास तौर पे इसमें शामिल रहा, उन्होंने बच्चों को कभी जबरदस्ती नहीं की। हमारे पिताजी ने शिक्षा की भी जबरदस्ती नहीं दी। मैंने इंटरमीडिएट के बाद जब पढ़ाई छोड़ी तो मेरे पिता ने नहीं कहा बेटा क्यों नहीं पढ़ोगे, और जब उन्होंने एडमिशन कराने गए तो कभी ये नहीं कहा कि साइंस साइड ले लो कि आर्ट साइड ले लो कि ये ले लो। उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम आसानी से कर सको, तुम क्षमताएं जानते हो अपनी। तो मेरे पिता की ये शिक्षा रही जिसके कारण 50 साल की उम्र में एक दिन भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ हूं, और मेरे शरीर की एक हड्डी भी टूटी नहीं। मतलब पसली भी छोटी सी टूट जाती है लोगों की अक्सर, पसली में भी आज तक कुछ नहीं हुआ। और 50 साल की उम्र में मैं फिर कहूं, डॉक्टर चाहे देख लें कि 6 फीट की हाइट और 72 किलो का मेरा वेट, 72 से 73 कभी क्रॉस नहीं करता और 71 पे कभी नहीं आता, ऑटो सेट। और मैं किसी तरीके नियमों में बंधा नहीं, ना मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ना मैं मॉर्निंग में रनिंग करता हूँ, ना मैं खाना खाने के बाद टहलने जाता हूँ, ना किसी तरीके का मैं योगा करता हूँ, ना मेरे किचन में किसी तरीके की फूड की प्रोग्रामिंग है कि इस तरीके का भोजन और ये सब बनना चाहिए। हम सब लिसन टू बॉडी, मैंने अपने यहाँ के बच्चों को सिखाया है। हमारे यहाँ जितने परिवार में बच्चे रहते हैं, सदस्य रहते हैं, इन सारे लोगों की सिर्फ एक ही शिक्षा है कि जब भूख लगे तो भोजन लो, जब नींद लगे तो नींद लो, जब प्यास लगे तो पानी लो। लिसन टू बॉडी, क्योंकि आपके शरीर से बेहतर आपका गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। शरीर जब यूनिक है तो गाइडेंस भी वही शरीर बताएगा, दूसरा शरीर नहीं बताएगा। मैंने
मैंने आप लोगों को जो बताया, मैंने पूरी ईमानदारी रखी इस बारे में कि कहीं मैं अपने नियम आप पे ना थोप दूं। इसमें बहुत ईमानदारी मुझे बरतनी पड़ी, और मैं अगर कहीं धोखे से भी आप मेरे कोई नियम सुन लिए हैं और अपने शरीर पे जबरदस्ती वो पालन करते हैं, तो वो आपके लिए नहीं होगा। और मैंने ईमानदारी रखी है, नहीं कहा, मैंने कहा आप अपने खुद देखिए कितना भोजन करना है, कौन सा भोजन करना है। नाक आपकी खुद बताएगी कौन सा स्वाद लेनी है, खुशबू कौन सी नहीं। जुबान खुद बताएगी मीठा खाना है, नमकीन खाना है। देखो, 5 तरीके का स्वाद होता है ना? कहते हैं मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और एक सीधा स्वाद भी होता है। अगर सीधा स्वाद मतलब ये 5 स्वाद ही होते हैं जो हमारी बॉडी को सब तरीके की चीजें देते हैं, और अलग अलग समय पे बॉडी को अलग अलग मांग होती है। जब बॉडी को एनर्जेटिक वर्क करना होता है तो आप देखिए कि वो स्वीट मांगता है। अब हर एक की बॉडी का अपना तरीका है। अब कुछ लोग कहें कि मीठा खाना ही नहीं चाहिए, तो ये तो अपराध हो जाएगा। काम करना है मेहनत का, एनर्जी चाहिए, स्वीट चाहिए। जैसे आप धूप में चलेंगे, पानी चाहिए। अब वो कहेंगे पानी पीना ही नहीं चाहिए, या पानी इतना पीना चाहिए, तो लोग नियम ऐसे होते हैं कि उन्होंने उनका जाड़ों में भी उतना पानी दे देते हैं शरीर को जितना गर्मियों में देना चाहिए। भाई, गर्मियां गर्मियों की तरह है। अब हर हर गंगे करना है तुम्हें, तो तुम 5 बजे उठ के करते हो अगर तुम नियम के तहत, तो अच्छी बात है। लेकिन तिब्बत जाके तो मत करो हर हर गंगे। लोग तिब्बत चले जाते हैं, वहां भी हर हर गंगे करते हैं सुबह 5 बजे उठ के, जहां पे आपका पसीना आ ही नहीं रहा है कतई, लेकिन नहाना है। ऐसे ही तिब्बत में जो लोग रहते हैं वो नहाते ही नहीं है क्योंकि वहां पसीना आता नहीं। लेकिन तिब्बत के लोग आते हैं घूमने, बनारस घूमने आते हैं और काशी जाते हैं, और वहां पे भी नहीं नहाते जाके, जबकि खूब पसीना आता है। तो ये गलत है ना। जैसा देश वैसा भेष क्यों कहा गया? मैं तो कहता हूं गिरगिट सबसे अच्छा इंसान है। अगर गिरगिट बन सको तो आप बहुत आनंदित रहोगे। गिरगिट को बहुत बदनाम किया गया, वो साजिश रही होगी पता नहीं किसकी जिसने गिरगिट को बदनाम कर दिया। लेकिन गिरगिट देखो मैत्री कर लेता है, जैसे परिवेश में जाता है, जैसे कलर में जाता है, मैत्री कर लेता है, वैसे ही हो जाता है। तो सखा जी, ये जो जानकारी दी, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये मेरे लिए तो आई ओपनर रही। मतलब एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी था इसके अंदर एक वो बारीकियां भी थी जो कि एक जो आपका एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर झलक रहा था। तो ये एक तरह से सार जो आज आपने सबके सामने रखा, ये बहुत ही सुनने लायक है, समझने लायक है, और इसका प्रयोग मैं खुद भी करके देखूंगा, और इसके साथ ही मैं हमारे सारे दर्शकों को सजेस्ट करूंगा कि ये जो नियम, सो कॉल्ड नियम, या ये जो टिप्स आप बोल सकते हैं, नुस्खे बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, इनको आप जीवन में उतारें और इसको करके देखें। और अपना एक, जैसा बताया सखा जी ने, 30 दिन तो कुछ भी नहीं होते, तो 30 दिन आप एक्सपेरिमेंट करें, 45 दिन आप एक्सपेरिमेंट करें। अपनी फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर करें कि आपको इनसे क्या अनुभव हुए, क्या आपको एक्सपीरियंसेस हुए, क्या आपको फायदे हुए, नुकसान हुए। जो भी हुए वो आप अपने एक्सपीरियंस से जरूर हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा जो भी आपके आज के सेशन को लेके, या जो पहले हमने सेशन किए हैं, कोई भी सवाल हो जो आपके मन में आ रहे हो, वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे कि हम सखा जी के साथ और भी सेशंस अभी आगे करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब सखा जी से लें और क्लैरिटी उसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सब स्वास्थ्य के विषय पे बात करते हैं इस जगह पे, लेकिन स्वास्थ्य का लेना देना हमारे दैनिक जीवन की परेशानियों से, समस्याओं से जो लड़ने के ढंग हैं, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे लड़ते हैं। तो आने वाले समय में हम बीमारियों को तो उठाएंगे। आप जो भी बीमारियां हैं, देखिए, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज बातों से नहीं हो सकता, जिसका इलाज यहाँ बैठ के एडवाइस से नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता तो मैं अपना पूरा दिन इस पे देने को तैयार हूं, काश ऐसा हो जाए। लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, या बीमारियों का आरंभिक काल ऐसा होता है जहां पे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप उसको जो है परिवर्तित कर सकते हैं। आप उनको आने से रोक सकते हैं, या जीवन में आगे ना हो इसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपको जो भी दिक्कत हो आप पूछें। अगर कहीं पे भी हमें ऐसा लगेगा कि उसका कुछ समाधान बताने योग्य है तो बताएंगे। और कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी, जैसे पढ़ाई के ढंग हो गए, जैसे कि संबंधों के ढंग हो गए, ये छोटे छोटे जो
झगड़े होते हैं तो उसको इग्नोर करने का तरीका क्या है, या कैसे अपनी क्रोध को निकालना भी है, या रोकना है तो फिर नुकसान ना करे ऐसे रोकना है, वो कैसे करके करें। आप इन सब बातों को मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे केवल यही चीजें जो मैंने कही है, पालन से ही मैं स्वस्थ नहीं रहता। मेरी इसके अलावा भी एक जीवन है, उन जीवन में मैं किस परिस्थिति को कैसे एनकाउंटर करता हूं, उससे भी मेरे स्वास्थ्य का लेना देना है। तो हम उस पर बात करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे आप सब सखा वेलनेस के संबंध में पहले वीडियो देखे होंगे, या जो सखा वेलनेस के संबंध में बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहेंगे, अभी अशोक जी ने आपको नंबर जो पहले प्रोवाइड कराया हमारा, तो उस नंबर पे आप जब बात करेंगे, तो जब कोई बहुत, हम लोग सखा वेलनेस में सिर्फ उन बीमारियों को लेते हैं जो बीमारियां कहीं से आप इलाज नहीं पाते हैं। जब आप सब जगह से थक जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बीमारियों को लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति संपर्क करें। निश्चित ही थोड़ा सा हमारा खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे बेहतर हो सके वैसे आपके लिए करें। और उसके अलावा जो चीजें हैं जो हम आपको यहीं पे बता सकते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, वो हम, आप अशोक जी के पास प्रश्न भेजें, कमेंट्स में भेजें, हम यहीं उत्तर देंगे। उसके लिए आप ना सोचें कि सखा जी से बात करा दीजिए और हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमारी टीम आपसे थोड़ा शुल्क मांग लेगी, वो थोड़ा कॉस्टली आपके लिए पड़ेगा, मेरे लिए फायदे का सौदा होगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम इसी प्लेटफॉर्म को आधार बनाएं, हम यहाँ पे बात करें, और मैं अपना वक्त दूंगा, क्योंकि जिस वक्त में एक व्यक्ति से बात की जा सकती है, उपचार किया जा सकता है, उसी वक्त में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक आज के इस आधुनिक युग में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मदद की जा सकती है। जैसा कि आप पिछला वीडियो अगर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं अगर उन्होंने देख लिया होगा तो आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे कि आज सखा जी ने ये क्यों मेंशन किया कि जब आप सब जगह से थक चुके हैं तभी हमारे पास आए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जो अभी स्क्रीन पे आपको जो लिंक आ रहा है वहां से आप जा सकते हैं, वरना नीचे भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, वो आप चर्चा जरूर सुनिए। वो हमारी पहली चर्चा थी सखा जी के साथ। सखा दर्शन के तहत मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करता हूं और एक नए आयाम को आप लोगों के बीच देने की कोशिश करता हूं, जिससे आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकें। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे तरीके से प्रोग्राम है, वहां पे आप शामिल होइए। लाइव टेलीकास्ट पर डे होता है, अगर किसी दिन नहीं होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी डाल दी जाती है कि आज नहीं हो पाएगा। तो जिस दिन होता है फिलहाल आप जरूर देखें। लोगों के प्रश्न लेके वहां बात करता हूं, और वो एक अलग ढंग का आध्यात्मिक दर्शन है, जो मेरा दर्शन है, जिसको नाम बच्चों ने सखा दर्शन दिया है। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच आता रहूं, आपका प्यार मुझे मिलता रहे, और मेरी थोड़े अनुभव आपकी जिंदगी में खुशहाली बढ़ाते रहें। तो इसके लिए मैं आता रहूंगा आपके बीच में। जी जी बिल्कुल। और जो सखा जी का जो चैनल जो इन्होंने रेफरेंस दी, उसकी जो चैनल की आईडी डिटेल्स है वो भी हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, जहां से आप जाकर इनके चैनल से भी जो है जुड़ सकते हैं। जी सखा जी, बहुत अच्छी जानकारी थी आज, बहुत ही बढ़िया। और मैंने जैसे बताया कि व्यूअर्स प्लीज इस जानकारी को पूरा सुने, समझें, इस चीज को इस्तेमाल करें, अपने जीवन में अपनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का और सुझावों का, और हम उसको डेफिनेटली उस पे वर्क करने की कोशिश करेंगे। और सखा जी, आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे और कोई नई जानकारी लेंगे आपसे, आपके कोई और एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, कुछ और सवालों के जवाब आपसे लेंगे। तो आज आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।